ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखिए और उसका जवाब दीजिएगा। यूरोप में सामंतवाद के पतन का एक मुख्य कारण क्या था? फ्यूडलिज्म के बारे में आपको पढ़ाए थे कि यूरोप में सामंतवाद, उसी में मेनर व्यवस्था पढ़ाई थी कि मेनर व्यवस्था क्या था, सामंतवाद क्या था, सामंतवाद के पतन का क्या कारण था। तो उसमें आपको सीधा ध्यान रखना है औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, या फिर देखिए कृषि उत्पाद में वृद्धि या भौगोलिक खोज, या फिर देखिएगा वैज्ञानिक जो क्रांति हुई वो। ये चार ऑप्शन आपके पास है। तो सही उत्तर होगा औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। यही एक महत्वपूर्ण कारण था जिसने कि यूरोप में सामंतवाद के पतन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया। ठीक है। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर जवाब दीजिएगा। मानवतावाद और शास्त्रीय शिक्षा पर जोर देने वाले कौन सा कला आंदोलन 14वीं सदी में इटली में शुरू हुई? यानी इटली में आपको बताया था पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी, जिसको रेनेसां बोलते हैं। उसी में मानवतावाद के बारे में भी बताया गया था, शास्त्रीय शिक्षा के बारे में बताया गया था। इसी में आप देखिए बहुत नए नए आविष्कार को लेकर मतलब लोगों के सामने रखा गया था यूरोप में। ठीक है। और यही इटली के फ्लोरेंस नगर से ये पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। उसी में आपको बताया था दांते के बारे में। तो पूरा जो पुनर्जागरण का टॉपिक है उसको रेनेसां के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो ये टॉपिक आपका वहीं से क्लियर है। ठीक है। यानी ये कुल मिलाकर आपसे पूछ रहा है इटली में कौन सा जो आंदोलन है 14वीं सदी में यानी 14th सेंचुरी में शुरू हुआ था, तो वो पुनर्जागरण था। ठीक है। तो एकदम ध्यान रखिएगा क्योंकि पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में हुई इसीलिए। और एक बार देखिए पाटलिपुत्र क्या क्वेश्चन पूछा था कि पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई, तो वह भी इटली होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा इटली में किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 14वीं सदी में, तो वह भी आपका होगा क्या पुनर्जागरण होगा। यानी उल्टा दिया है क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन का प्रकृति एक जैसा है, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जवाब देंगे आप। 30 साल का युद्ध मुख्य रूप से किन दो धार्मिक समूहों के बीच में संघर्ष था? देखिए 30 वर्षीय युद्ध जो है ना वो है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, ये दो चर्च वाले ईसाई धर्म के ही लोग हैं दोनों। ठीक है। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक चर्च के लोग जो हैं वो ईसाई धर्म के हैं, और यही दोनों वर्ग के लोग, ये धर्म के लोग आपस में लड़ गए थे, और ये 30 साल तक ये युद्ध चला था, इसीलिए इसको 30 वर्षीय युद्ध बोलते हैं। ठीक है। तो कभी कभी पूछा गया है 30 वर्षीय युद्ध कब से कब तक चला, ये कमेंट करके बताइएगा। इसको हम बहुत बार पढ़ाए कि 30 वर्षीय युद्ध का टाइम पीरियड आपको बता दिया। ठीक है। उसको कमेंट कर दीजिएगा कि 30 वर्षीय युद्ध का टाइम पीरियड क्या था। ठीक है। ये आपसे सवाल मेरा है। ठीक है। इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगले सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश राजा लुई 14 के अधीन? यूपीएससी एस्पिरेंट्स रुक जाओ एक मिनट, क्या आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए के अधीन अपनी पूर्ण राजशाही के लिए जाना जाता है? यानी कुल मिलाकर आपको डायरेक्ट क्या पूछ रहा है जानते हैं कि जो लुई 14 है ना, लुई 14वां, जो अपने आप को मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है जो बोलता था, इसके बारे में पूछ रहा है। ये आखिर राजा कहां का था और इसने अपनी पूर्ण राजशाही के लिए ये जाना जाता है, तो ये किस देश का राजा था यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है। और कुछ नहीं, ये किस देश का राजा था, तो ये फ्रांस का राजा था। ठीक है। अगर इतना याद होगा तो बात खत्म। फ्रांस का राजा था ये कौन? लुई 14। ठीक है। यही सवाल था, खाली घुमा दिया था सवाल। ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित दार्शनिक में से कौन पूंजीवाद के सिद्धांत का सबसे अधिक जुड़ा हुआ था? यानी कि वो कौन सा दार्शनिक है जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करता है, पूंजीवाद के सिद्धांत को दिया था और वो उससे ज्यादा निकट रूप से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो कौन है? ये आपसे पूछा हुआ है। तो एडम स्मिथ इसके सही उत्तर होंगे। ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे आप। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, उसका जवाब देंगे आप। अगला सवाल क्या है? 18वीं सदी में ज्ञानोदय आंदोलन ने सबसे पहले किस देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? यानी कि ये जो ज्ञानोदय आंदोलन है ये किस देश में शुरू हुआ और किस देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में अदा किया इसने, वो आपको बताना है। तो ये इसका सही उत्तर आपको ध्यान रखना, फ्रांस होगा। ठीक है। ज्ञानोदय आंदोलन 18वीं सदी में फ्रांस में हुआ था और इसमें इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल 8 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर दीजिएगा। 1688 ईस्वी की शानदार क्रांति, जिसको क्या बोलते हैं गौरवपूर्ण क्रांति, के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में किस प्रकार की सरकार की स्थापना हुई? ये सवाल के पूर्णिया यूनिवर्सिटी भी पूछा और आपका यहां भी पूछ दिया मुंगेर भी, और यही हम आपको बोलते हैं गौरवपूर्ण क्रांति से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहना ही रहना है। इसलिए इसका सही उत्तर मतलब कि इंग्लैंड में किस प्रकार के शासक या सत्ता की स्थापना हुई थी, वो संवैधानिक सरकार की स्थापना हुई थी, जो कि कई बार आपको बताया भी गया है कि संवैधानिक सरकार की या राजतंत्र की स्थापना हो गई थी। कहां पे? इंग्लैंड में। जब गौरवपूर्ण क्रांति हुआ तो उसमें क्या निरंकुश जो राजतंत्र वहां चल रहा था उसी को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांति किया गया था, और इसमें इस क्रांति के बाद में जो है इसका रिजल्ट यही हुआ कि संवैधानिक सरकार वहां पे स्थापित हुई, जो कि संविधान के अनुसार चलने वाली सरकार थी। ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसके एकदम की पॉइंट को समझते हुए चलिएगा। यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? यानी यूरोप में जो वैज्ञानिक क्रांति हुआ उसके क्या प्रभाव पड़े, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन जो हुआ वहां पे उसके क्या प्रभाव हुए? एक महत्वपूर्ण सामंतवाद का प्रसार, ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद धार्मिक अधिकार का सुदृढ़ीकरण यानी मजबूती, ये भी नहीं होगा। उसके बाद व्यापार और वाणिज्य में गिरावट, ये भी गलत होगा। सही उत्तर होगा वैज्ञानिक ज्ञान और कार्य प्रणाली में उन्नति। यानी कि देखिए वैज्ञानिक क्रांति में क्या होगा, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार हुआ, वैज्ञानिक कार्य प्रणाली में उन्नति हुई। ठीक है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि वैज्ञानिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप में बहुत सी चेंजेस दिखेंगे आपको। ठीक है। तो उन चीजों को जरूर ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो क्या है आपका सवाल देखिए। अगला है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? पहला है स्वतंत्रता की घोषणा, बोस्टिल का पतन, या गौरवपूर्ण क्रांति या औद्योगिक क्रांति। ये देखिए ये दोनों तो कोई मतलब का है नहीं। ठीक है। तो शुरुआत में बोस्टिल का पतन जो है ना यही से होगा। ठीक है। तो इसको बाद, और ये स्वतंत्रता की घोषणा बाद में होती है। ठीक है। तो मतलब कि सही उत्तर भी होगा। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव जो भी था उसको करा दिया। अब सब्जेक्टिव में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये। ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए और कैसे आपको सवाल का जवाब करना था। ठीक है। तो पहला सवाल है सामंतवाद के विकास के राजनीतिक कारकों का विवेचना करें। यानी सामंतवाद के विकास के बारे में जब आपको पढ़ा रहे थे तो वहां पे बहुत से फैक्टर बताए थे, तो उसी में पॉलिटिकल फैक्टर जो है उसको बताना था कि सामंतवाद में के उद्भव में पॉलिटिकल फैक्टर का क्या रोल है। जैसे कि आपको समझना ये है कि पॉलिटिकल जो साइट्स है ना उन्होंने यानी पॉलिटिकली इसको थोड़ा सा अवेयर करने का काम कौन किया था? राजा लोग। क्यों? तो राजा लोग टैक्स कलेक्ट करना चाहता था और उसी के लिए उन्होंने सामंतों का नियुक्त किया, सामंतों को, और यही सामंत जब मजबूत हो गए या शक्तिशाली हो गए तो इन्होंने राजा को भी उसके पद से हटाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। तो यही है पॉलिटिकल फैक्टर, इसको लिखना था। ठीक है। अगला है मेनर व्यवस्था की विवेचना करिए, यानी कि यही जो सामंतवाद में आपको पढ़ाया है मेनर प्रणाली उसी को यहाँ पे लिखना था और सामंतवाद में उसको अच्छे से पढ़ाएं। आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद वाणिज्यिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, ये कमर्शियल रिवॉल्यूशन क्या होता है, यही आपसे पूछा है, इसके बारे में आपको लिखना था। ठीक है। पूंजीवाद के विकास के कारण को लिखना था। उसके बाद वेस्टफेलिया की संधि क्या है उसके बारे में लिखना था। उसके बाद कैल्विनवाद क्या है उसके बारे में लिखना था। ठीक है। तो इतने सवाल आपका शॉर्ट्स में था जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के टाइप्स में था, उसको आपको सही जवाब देना था। ठीक है। अब देखिए ग्रुप सी, यानी यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यहाँ पे 30 नंबर का सवाल था और 3 सवाल का उत्तर देना था, 10-10 नंबर का हर एक क्वेश्चन था। ठीक है। तो पहला था यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम और प्रभाव को लिखिए, यानी परिणाम क्या हुए, इसके प्रभाव क्या हुए धर्म सुधार आंदोलन के, तो इसको आपको लिखना था। धर्म सुधार आंदोलन यूरोप में आपको बताए थे कि ये चर्च में आई बुराइयों को दूर करने के ख्याल से इस आंदोलन को शुरू किया गया था, और इसमें मार्टिन लूथर के बारे में आपको बताए थे। धर्म सुधार आंदोलन में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये शुरुआत कहां से हुआ और इस आंदोलन का मुद्दा क्या था कि जो चर्च में गड़बड़ियां हैं, जो चर्च के पोप हैं जो शक्तिशाली हो गए हैं या फिर किसी भी तरह का अन्याय वाला काम कर रहे हैं उसको खत्म करना, यही एक मुद्दा था जिसको लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ, और उसके बाद ये आंदोलन बहुत ही सक्रिय रूप से हुआ। ठीक है। और पूरे यूरोप में फैल गया था। ठीक है। तो इसको हम पढ़ाए भी, इसको देख लीजिएगा। 30 वर्षीय युद्ध के कारण और परिणाम आपसे पूछा गया था कि 30 वर्षीय युद्ध जो हुआ 30 साल तक होने वाला युद्ध था। इसी में आपको देखना है ईसाई धर्म के दो गुट, प्रोटेस्ट और आपको, और एक क्या बताए थे अभी तुरंत बताए थे, बताइए।
कैथोलिक, ये चर्च के जो 2 लोग थे, इन्होंने आपस में ही इस युद्ध को किया था 30 साल तक, इसीलिए इसको 30 वर्षीय युद्ध बोलते हैं, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में थोड़ा-सा रखिएगा और उसी को लिखना था वहाँ। रूस में पीटर महान की उपलब्धियों के बारे में आपको बोल रहा था कि मूल्यांकन कीजिए, इवैल्यूएशन जहाँ पे हो ना, वहाँ पे क्रिटिसाइज़ भी करना है और अच्छी बात को भी बताना है। यानी नेगेटिव, पॉजिटिव दोनों ही पॉइंट को रखते हुए चलना था, ठीक है? उसके बाद देखिए 1688 ईस्वी में